तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के अलग अलग कॉजेज़ हैं। उसमें फर्स्ट कॉज है ऑब्स्ट्रक्शन इन द ल्यूमेन, यानी जो इंटेस्टीन है उसके ल्यूमेन के अंदर कोई कॉज है जिसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा। इसमें फर्स्ट कॉज है म्यूकेनियम का होना, दूसरा है बजायर, ट्राइकोबजायर या फाइटोबजायर का होना, थर्ड है गॉलस्टोन का प्रेजेंट होना, या पॉलीप्लाइडल कोई ट्यूमर है बाउल के अंदर वो पॉसिबल है, वो कॉज कर सकता है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसे ही इंटरसेप्शन है या इम्पेक्शन ऑफ बेरियम या वर्म है, इसके वजह से मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और कॉज कहाँ होगा, ल्यूमेन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है लेजन ऑफ द बॉवेल वॉल। नेक्स्ट जो कॉज होगा, जो ऑब्स्ट्रक्शन का होगा, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन का होगा, वो सेकंड कॉज है लेजन इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टीन। इन इंटेस्टीन के वॉल के अंदर कोई कॉज है जिसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है, तो उसमें कंजेनाइटल कॉज भी हो सकता है और ऐसे ही एक्वायर्ड कॉज होगा। तो कंजेनाइटल कॉज में कुछ कंडीशन है जैसे एट्रेजिया या स्टेनोसिस है, ये कॉज कर सकता है, यानी कॉज कहाँ होगा, वॉल ऑफ इंटेस्टीन के अंदर होगा और इसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा। मेगा कोलोन है, मिकस डायवर्टिकुलम है, या इम्परफोरेट एनस है, या डायवर्टिकुला फॉर्मेशन है, तो ये कॉजेज का है वॉल ऑफ इंटेस्टीन के अंदर है। ये सिंस बर्थ प्रेजेंट है, इस वजह से इन कॉजेज को हम कंजेनाइटल कॉज के अंदर डिस्कस किया। क्लियर है। ऐसे ही लेजन ऑफ द बाउल के अंदर जो सेकंड कॉज है, ट्रॉमेटिक इंजरीज के नतीजे में कोई हेमाटोमा फॉर्म हो गया, कोई स्वेलिंग डेवलप हो गई, उसके नतीजे में वॉल के अंदर एक स्वेलिंग डेवलप होगी जो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। कुछ इन्फ्लामेटरी कॉजेज हैं जिसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो सकता है, जैसे क्रोन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या डायवर्टिकुलाइटिस है। इसमें जो फोर्थ कॉज है न्यूप्लास्टिक कॉज है। न्यूप्लास्टिक कॉज की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो सकता है। कुछ मिसलेनियस कॉजेज है जिसमें रेडियोथेरेपी के बाद वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाता है, या एट्रोजेनिक स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, या पोटेशियम इंड्यूस्ड स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। तो यहाँ बेसिकली जो कॉज होगा कहाँ होगा, वॉल के अंदर कॉज होगा। लेजन जो वॉल के बाहर है, एक्सट्रिंसिक जिसको बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक कॉजेज, यानी हमने पहले डिस्कस किया था ल्यूमेन के अंदर जो कॉज होगा उसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो सकता है। सेकंड डिस्कस किया है वॉल के अंदर जो कॉज है उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो सकता है। थर्ड कॉज है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब है आउटसाइड द वॉल। तो आउटसाइड वॉल के अंदर दो कंडीशन है, पहला है एडेजन का फॉर्म होना, एडेसिव बैंड का फॉर्म होना, वो बाहर से प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो सकता है। सेकंड है एक्सटर्नल हर्नियाज। हर्नियाज में खासतौर से इंटेस्टीन ऐसे कंटेंट है और नैरो ओपनिंग से वो अगर कंटेंट इंटर हो रहा है तो जो सैक की ओपनिंग है, यानी सैक कहते हैं उस पेरिटोनियम की लेयर जिसके अंदर हर्नियल कंटेंट प्रेजेंट है। तो अगर कंटेंट नैरो सैक के अंदर, सैक की जो ओपनिंग है नैरो है, नैरो होने की वजह से बाहर से प्रेशर पड़ेगा, बाहर से प्रेशर पड़ने की वजह से इंटेस्टीन क्या हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है। तो एक्सटर्नल हर्नियाज के नतीजे में भी बाहर से प्रेशर पड़ सकता है और बाहर से प्रेशर पड़ने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो सकता है। ऐसे ही वल्वुलस की कंडीशन है। वल्वुलस कहते हैं किसी स्ट्रक्चर्स का अपने एक्सिस पे रोटेट हो जाना। तो इंटेस्टीन के अंदर सिग्मॉइड वल्वुलस कह रहे हैं, इसका मतलब सिग्मॉइड वल्वुलस की वो कंडीशन है जिसमें सिग्मॉइड कोलोन अपने लॉन्ग एक्सिस में रोटेट हो जाए। लॉन्ग एक्सिस पे रोटेट होने की वजह से ट्विस्टिंग होगी, ट्विस्टिंग होने की वजह से बाहर से प्रेशर पड़ेगा, बाहर से प्रेशर पड़ने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो वल्वुलस ये समझ में आ गया ना, अपनी लॉन्ग एक्सिस पे किसी स्ट्रक्चर्स का रोटेट हो जाना वो रिजल्ट करेगा टॉर्जन पे और टॉर्जन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा। ठीक है, एक्सटेंसिव कॉजेज के अंदर और भी हैं जैसे हेमाटोमास का फॉर्मेशन होना, एब्सेस का फॉर्म होना, बाहर की तरफ से प्रेशर पड़ेगा। ऐसे ही नियोप्लाज्म है या एनुलर पैनक्रियाज है या एब्नॉर्मल वेसल्स का प्रेजेंट होना, ये भी बाहर से प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैरालाइटिक इलियस। तो पैरालाइटिक इलियस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी पैरालाइटिक इलियस के जो कॉजेज होंगे, दो तरह के कॉजेज हो सकते हैं, एब्डोमिनल कॉज की वजह से और सिस्टेमिक कॉज की वजह से। यानी कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जो एब्डोमेन से रिलेटेड होंगी, उसके वजह से पैरालाइटिक इलियस डेवलप हो सकता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जो सिस्टेमिक कॉज होंगी या सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये पैरालाइटिक इलियस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो एब्डोमिनल कॉज की अगर हम बात करें तो एब्डोमिनल कॉज में फर्स्ट कॉज है इंटेस्टिनल डिस्टेंशन। यानी एब्डोमिनल कॉज में फर्स्ट कॉज क्या है जिसकी वजह से पैरालाइटिक इलियस डेवलप हो सकता है, इंटेस्टिनल डिस्टेंशन। इंटेस्टिनल डिस्टेंशन की वजह से पैरालाइटिक इलियस डेवलप हो सकता है। पेरिटोनाइटिस की कंडीशन सेम मैकेनिज्म है, पेरिटोनाइटिस के नतीजे में भी पैरालाइटिक इलियस डेवलप हो सकता है। रेट्रोपेरिटोनियल कोई लेजन है
या रेट्रोपेरिटोनियल कोई हेमरेज फॉर्म हुआ है, या रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा डेवलप हो रहा है, या डिस्टेंशन ऑफ यूरेटर अगर होगा तो ये भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है किसके लिए, पैरालाइटिक इलियस के। सिस्टेमिक कॉजेज की अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी पैरालाइटिक इलियस डेवलप हो सकता है, जैसे खासतौर से हाइपोकैलेमिया या टॉक्सीमियाज की कंडीशन डेवलप हो रही है तो इन कंडीशन में भी पैरालाइटिक इलियस डेवलप हो सकता है। यानी पैरालाइटिक इलियस वो कंडीशन है जिसमें इंटेस्टिनल मोटिलिटी लॉस हो जाएगी, और ये मोटिलिटी क्यों लॉस होती है, जो इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर जो मसल्स होंगी वो पैरालाइज हो जाती है। पैरालाइज कैसे होगी, उसकी एक्टिविटी यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो एक्टिविटी होती है, खासतौर से लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है, उसके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के वजह से जो हम इंटेस्टिनल मोटिलिटी हम कहते हैं, वेव जो जनरेट होता है वो पेरिस्टाल्सिस जो जनरेट होता है वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के वजह से होता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगा तो ये वेव जनरेट नहीं होगी, वेव जनरेट नहीं होगी तो जो भी फूड का वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपने इंजेस्ट किया है वो आगे प्रोपेल नहीं होगा, प्रोपेल नहीं होगा तो कंडीशन कहलाएगी पैरालाइटिक इलियस। क्लियर है? यानी यहां भी ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है पर कॉज क्या है, नर्व की इन्वॉल्वमेंट है, नर्व की इन्वॉल्वमेंट है, साथ साथ में मस्कुलर पैरालिसिस है, इंटेस्टाइन की जो मसल्स हो रही है वो पैरालाइज हो रही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ की इरिटेशन या डैमेज नर्व की किस वजह से हो रही है। तो अगर जो पैरालिसिस पैरालाइटिक इलियस की कंडीशन है वहां पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लॉस हो जाती है उसके अंदर। क्लियर? नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करेंगे तो क्लिनिकल फीचर्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट के अंदर। तो फर्स्ट है एब्डोमिनल पेन होगा यहाँ, यानी ऐसे पेशेंट के अंदर जहां ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा एब्डोमिनल पेन होगा। सेकंड क्लिनिकल फाइंडिंग होगी वॉमिटिंग होती है ऐसे पेशेंट के अंदर, तो खासतौर से प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग कैसे होती है, जो वॉमिटस होगा डिस्टेंस तक जाता है, प्रेशर के साथ जाता है, तो ये इंडिकेशन है किसके लिए, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का। तो फर्स्ट फाइंडिंग है एब्डोमिनल पेन होगा, सेकंड फाइंडिंग है वॉमिटिंग होगी, और यहाँ पे एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन देखी जाए। एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, जहां फ्लेटस भी पास नहीं होता और फीसेस भी पास नहीं होगा। तो फेलियर टू पास फ्लेटस एंड फीसेस ये कंडीशन होगी एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन की, जो कार्डिनल फीचर है किसके लिए, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की। फोर्थ फीचर है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यानी फोर्थ फीचर एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्यों डेवलप होगा, जो भी नॉर्मल प्रोग्रेशन हो रहा है फूड का वो नहीं कंप्लीट होता, यानी जिस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है वहां से फूड फर्दर प्रोग्रेस नहीं करता, वहीं पे जमा होगा। इसके साथ साथ जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग है जिसको म्यूकोजा कहते हैं, म्यूकोजा के अंदर म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट है। इन म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स का काम होता है इंटेस्टिनल लेयर को प्रोटेक्ट करना। तो जब डिस्टेंशन हो रहा है तो डिस्टेंशन इस वजह से भी हो रहा है कि जो म्यूकस सिक्रीट हो रहा है वो ड्रेन नहीं हो रहा। नॉर्मल कंडीशन में जहां ल्यूमेन ओपन है, ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन नहीं है, जो भी म्यूकस सिक्रीट होता है फाइनली फिकल कंटेंट के थ्रू वॉश आउट हो जाता है बॉडी से, इंटेस्टाइन से बाहर निकल आता है। पर अगर इंटेस्टाइन सर्टेन पार्ट के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन के साइड से जो म्यूकस होगा वो ड्रेन नहीं करेगा, यानी जैसे फिकल कंटेंट बाहर आता है वैसे ही म्यूकस भी ड्रेन नहीं करेगा। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, वो म्यूकस इकट्ठा होता जाता है कि ग्लैंड्स तो अपना काम करेंगे। डिस्टेंशन इस वजह से डेवलप होता है कि वहां एक तो जो आपने इंजेस्टेड फूड लिया है वो जमा होगा, साथ साथ में म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो प्रेजेंट है वो काम कर रही है, म्यूकस सिक्रेट होगा, तो म्यूकस वाटरी सिक्रेशन होता है वो जमा होता जाएगा और फाइनली उसके वजह से उसके अकुमुलेशन के वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन डेवलप होगा। तो ये 4 कार्डिनल फीचर्स हैं। फर्स्ट है एब्डोमिनल पेन का होना, सेकंड है वोमिटिंग का होना, थर्ड है फेलियर टू पास फेसेस और फ्लैटस, फोर्थ वन इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्लियर है? तो पेन की बात करें, ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में जो पेन होगा कॉलिकी पेन होगा। कॉलिकी पेन जब कहते हैं इसका मतलब है कॉलिकी पेन उस पेन को कहते हैं जिसमें अचानक से सीवियरिटी आती है, क्रैम्पिंग टाइप ऑफ द पेन होगा, यानी 2 इंटरवल ऐसे होंगे, एक पेन का जो सीवियरिटी होगी 2 इंटरवल की सीवियरिटी के बीच में एक रिलैक्सेशन का फेज होगा, तो अचानक से सीवियरिटी आ जाती है, इस तरह के पेन को हम बोलते हैं कॉलिकी पेन। तो कॉलिकी पेन होगा, इंटरमिटेंट होगा, कई बार कंटिन्यूअस सीवियर पेन भी हो सकता है। तो अर्ली स्टेज के अंदर कॉलिकी पेन होता है, उसके बाद इंटरमिटेंट होगा, उसके बाद कंटिन्यूअस पेन भी हो सकता है। फर्स्ट सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यही सडन सीवियर पेन जो होता है ये फर्स्ट सिम्टम है किसके लिए, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, इनिशियल जो कॉलिकी पेन होगा जिसके वजह से ये बेसिकली इंडिकेट करता है किसको, ऑब्स्ट्रक्शन को। डिफ्यूज परसिस्टेंट पेन हो सकता है, ये शो करता है किसको, स्ट्रेंगुलेशन को।
यानी अगर हर्निया की कंडीशन है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि नैरो सैक से या नैरो ओपनिंग से कोई कंटेंट एंटर हो रहा है हर्नियल सैक के अंदर, तो बाहर से प्रेशर पड़ेगा, तो अर्ली स्टेज में इंटेस्टीन एज ए कंटेंट है तो ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा। अगर ऑब्स्ट्रक्शंस को आपने टाइमली रिलीव नहीं किया तो वो रिजल्ट कर सकता है किसके अंदर, स्ट्रेंगुलेशंस के अंदर। स्ट्रेंगुलेशन का मतलब होता है ब्लड सप्लाई का हैम्पर हो जाना, ब्लड सप्लाई का कट डाउन हो जाना, ये कहलाएगा स्ट्रेंगुलेशन। तो अगर डिफ्यूज परसिस्टेंट पेन है, पहले क्या था, लोकलाइज पेन था, कोलिकी पेन था, अब वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, डिफ्यूज पेन के अंदर, यानी पूरे एब्डोमेन पे पेन है, तो ये इंडिकेट करता है किसको, स्ट्रेंगुलेशन को। या स्ट्रेंगुलेशन अगर प्रेजेंट है तो ये इमरजेंसी कंडीशन है, या आपको इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट हो सकती है और फाइनली अगर टाइमली मैनेज नहीं किया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन स्मॉल बाउल के अंदर है तो यहाँ पेन क्या होगा, क्रैम्पिंग इन नेचर होगा, ठीक है, रिकरेंट प्रोक्सिसिज्म होगा, इसके अंदर बार बार इस तरह के रिपीटेशंस होंगे, ठीक है, शॉर्ट इंटरवल के बाद, ठीक है। इसके अलावा अगर लार्ज बाउल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो यहाँ लॉन्गर एपिसोड्स होगा, ठीक है, यानी 1 मिनट तक यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो अगर स्मॉल बाउल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो यहाँ क्या होगा, क्रैम्पिंग पेन होगा, रिकरेंट प्रोक्सिज्म होगा, इस तरह के शॉर्ट ड्यूरेशन तक यहाँ पेन होता है, 30 सेकेंड्स तक पेन क्या होगा, 30 सेकेंड्स तक। अगर लार्ज बाउल के अंदर है तो यहाँ यही ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, 1 मिनट तक होगा, ठीक है। तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन तक पेन होगा, 1 मिनट तक होगा। अब इसमें कंडीशंस क्या हो सकती है, पैरालाइटिक इलियस की भी हो सकती है, डायनेमिक इलियस की कंडीशन हो सकती है, पेन डिफ्यूज होगा और माइल्ड फॉर्म का होगा, यानी यहाँ भी पेन क्या होगा, लॉन्गर ड्यूरेशन का तो होगा पर डिफ्यूज टाइप ऑफ द पेन होगा। पैरालाइटिक इलियस की अगर हम बात करें तो इसमें कोई टिपिकल फाइंडिंग नहीं होती, कोलिकी पेन, स्टेडी जनरलाइज एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो पैरालाइटिक इलियस की कंडीशन में स्टेडी जनरलाइज पेन होगा, यानी डिफ्यूज पेन जिसे हम कह रहे हैं, पूरे एब्डोमेन पे पेन होगा। तो यहाँ कुछ खास फाइंडिंग नहीं होती, जैसे कि हमने लार्ज और स्मॉल बाउल के अंदर डिस्कस किया। वॉमिटिंग खासतौर से क्यों डेवलप होती है, वॉमिटिंग डेवलप होती है जेजुनल ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में। किसके नतीजे में, जेजुनम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो यहाँ वॉमिटिंग होती है। अर्ली जो होगा ये परसिस्टेंट नेचर का होगा, अगर इलियल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो रिकरेंट हो सकता है, इलियम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो रिकरेंट टाइप ऑफ दी वॉमिटिंग होगी इसके अंदर। इनिशियली बिलियस होगा, बाद में फेकुलेंट हो जाता है। फेकुलेंट का मतलब है कि फिकल जो स्मेल होता है, फिकल कंटेंट का जो स्मेल होता है उसी तरह से स्मेली होगा वोमिटस। तो अर्ली स्टेज के अंदर जहां ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन डेवलप हो गई है वहां वोमिटस क्या होगा, बिलियस होगा, यानी ग्रीनिश कलर का होगा। लेट स्टेज के अंदर लोअर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर से जो कंटेंट आएगा वो फेकुलेंट होता है, यानी फिकल स्मेली होता है। इसी वजह से इस तरह के कंडीशंस को हम बोलते हैं फेकुलेंट वोमिटस। लार्ज बाउल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ये खासतौर से वोमिटिंग जो होती है लेट फेज होती है, यानी लेट फीचर होगा। यानी लार्ज बाउल के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कोलोन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहां वोमिटिंग नहीं होती। स्मॉल बाउल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वोमिटिंग परसिस्टेंट होगी, अर्ली सेटिंग होती है, यानी अर्ली स्टेज के अंदर वोमिटिंग होती है। क्लियर है सबको। डिस्टेंशन की अगर हम बात करें तो डिस्टेंशन खास तौर से एब्सेंट होगा या मिनिमल हो सकता है जेजुनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में। यानी जेजुनम का अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहाँ डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्या होगा, कम होगा या बहुत मिनिमल होगा। ऑब्वियस होगा खासतौर से या विजिबल होगा अगर इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्सिस जो होगी वो दिख सकती है। एक मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं बारबर्गनी, ठीक है। तो ये साउंड दिखाई देता है, बेसिकली ये क्या है, जहां भी ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन होती है वहां हाई पिच साउंड होता है और इसी हाई पिच साउंड को ये टर्म दिया गया है। इसके अलावा स्टेप लेडर पैटर्न पेरिस्टाल्सिस होती है। जैसे स्टेप लेडर होता है, यानी जो स्टेप्स कहते हैं एक के ऊपर एक अगर वेव की अगर मूवमेंट होगी, इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं स्टेप लेडर पैटर्न पेरिस्टाल्सिस। तो अगर इलियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहां स्टेप लेडर पैटर्न पेरिस्टाल्सिस होगी, और लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये इनॉर्मस हो सकता है इन केस ऑफ लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। फिजिकल एग्जामिनेशन की हम बात करें तो फर्स्ट क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा और फीवर यहाँ सिग्निफिकेंट होगा। ये बेसिकली इन्फ्लामेशन को शो करता है बाउल के अंदर। इस्कीमिया होगा या परफोरेशन होगा तो यहाँ भी फीवर होगा। हाइपोथर्मिया की कंडीशन देख सकती है, अगर सेप्टिसीमिया अगर डेवलप हुआ है तो हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। और ख़ास तौर से लैक ऑफ पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म के नतीजे में अगर सेप्टिसीमिया डेवलप हो रहा है तो वहाँ हाइपोथर्मिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जिसके बिहाफ पे हम डायग्नोसिस करते हैं वो है एब्डोमिनल साउंड का होना।
तो अर्ली स्टेज के अंदर एब्डोमिनल साउंड क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, हाई पिच्ड होगा, मेटेलिक होगा। साइलेंट एब्डोमेन हो सकता है खास तौर से अगर मसल्स जो एफर्ट कर रही है उस ऑब्स्ट्रक्शंस को रिमूव करने के लिए, इस एफर्ट के दौरान अगर मसल्स फटीग कर जाए, मसल थक जाए, टायर्ड होने के नतीजे में जो पेरिस्टाल्सिस होगी वो लॉस हो जाती है, यानी जो वेव के नतीजे में जो साउंड जनरेट हो रहा था जिसको हम बोलते हैं बबल साउंड, वो लॉस होने की कंडीशंस को हम बोलेंगे साइलेंट एब्डोमेन। तो अर्ली स्टेज के कंडीशन में एब्डोमिनल साउंड बढ़ा हुआ मिलेगा। लेट स्टेज के अंदर जहां मसल एफर्ट करते करते अगर फटीग हो जाए, फटीग होने की कंडीशन में अब ये साउंड क्या होगा, एब्सेंट होगा। एब्सेंट होने की कंडीशंस को बोलेंगे साइलेंट एब्डोमेन। ठीक है, तो साइलेंट एब्डोमेन बेसिकली ये लेट फाइंडिंग है किसकी, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की। पर रेक्टल एग्जामिनेशन खास तौर से ऐसी कंडीशन में बहुत जरूरी है। पर रेक्टल एग्जामिनेशन अगर करेंगे तो यहां एम्प्टी डायलेटेड रेक्टम मिलेगा। क्यों, अपर साइड पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो कोई भी कंटेंट जो होगा लोअर डाउन में पास नहीं होगा। तो ये फाइंडिंग है। अगर पर रेक्टल एग्जामिनेशन, अगर जहां आप डाउटफुल हैं, पर रेक्टल एग्जामिनेशन करिए। पर रेक्टल एग्जामिनेशन करने के बाद अगर एम्प्टी डायलेटेड रेक्टम अगर आपको मिल रहा है तो ये शो करता है किसको, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को। ये एसोसिएटेड हो सकता है टेंडरनेस के साथ, पाल्पेबल ग्रोथ अगर मिल सकता है, कई बार रेक्टल ग्रोथ भी प्रेजेंट हो सकता है, ये भी कॉज हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन का। मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में अगर हायर साइड के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कॉज है, तो जो जो रेक्टम होगा वो एम्प्टी होगा, डायलेटेड होगा। अगर रेक्टोसिमोइड जंक्शन पे कोई कॉज है तो उसके वजह से अगर कोई ग्रोथ के वजह से ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है तो वहां आपको पाल्पेबल ग्रोथ की फाइंडिंग भी मिल सकती है, अगर रेक्टम या रेक्टम से ऊपर अगर कोई ग्रोथ है जिसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है। अदरवाइज अगर अपर साइड पे है तो रेक्टम क्या होगा, एम्प्टी होगा, डायलेटेड होगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन हम क्या कराएंगे, तो इन्वेस्टिगेशन जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम करा सकते हैं प्लेन एक्सरे करा सकते हैं, और प्लेन एक्सरे भी हम कराएंगे वो इरेक्ट और सुपाइन पोजीशन में हम कराते हैं। तो सुपाइन पोजीशन में एक्सरे कराएंगे तो ऐसी कंडीशन में इरेक्ट पोस्चर में अगर परफोरेशन की कंडीशन है तो फाइंडिंग क्या होती है, परफोरेशन की कंडीशन अगर है तो वहाँ डायफ्राम के लॉन्ग क्लाउडी अपीयरेंस दिखाई देता है, और अगर फ्लूइड होगा वो एब्डोमिनल गडल्स होंगे वहाँ जमा होंगे। ठीक है, तो इस तरह की कुछ फाइंडिंग होगी, या कई बार मल्टीपल फ्लूइड एयर लेवल हो सकता है। तो मल्टीपल फ्लूइड एयर लेवल की कंडीशन ये है, यहाँ आप देख रहे हैं ये एक शार्प यहाँ बॉर्डर देख रहे हैं, बेसिकली ये फ्लूइड एयर लेवल है। इसके नीचे क्या है, वाटर है। इसके नीचे जो आप इस तरह के अपीयरेंस देख रहे हैं, ब्राइट इमेज देख रहे हैं, ये किसको शो करता है, वाटर को। और इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं जो ब्लैकिश इमेज है वो एयर को डिनोट करता है। तो ये कैसे है, तो जब भी इंटेस्टीन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा तो जो फ्लूइड कंटेंट होगा नीचे जमा होगा इंटेस्टीन लूप के अंदर, और उसके ऊपर पोर्शन में एयर जमा होगा। एयर अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है, तो उसके जमा होने के वजह से फ्लूइड नीचे इकट्ठा होगा और एयर अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करेगा। तो जब आप इमेज जनरेट करेंगे तो एक इमेज दिखाई देती है जो इससे रिसेंबल करते हैं, जिसको बोलते हैं फ्लूइड एयर लेवल। तो फ्लूइड एयर लेवल इंडिकेट करता है किसको, ऑब्स्ट्रक्शन को। ठीक है, फ्लूइड एयर लेवल बेसिकली क्या होगा, इस तरह से इमेज होगी शार्प मार्जिन के साथ, एक ब्लैक शेडो दिखाई देगा, उसके नीचे व्हाइट शेडो दिखाई देगा। ये शेडो बेसिकली कहलाता है फ्लूइड एयर लेवल। तो फ्लूइड एयर लेवल इज बेसिकली क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अगर स्मॉल बाउल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हुआ तो प्लेन एक्सरे की मदद से डायलेटेड स्मॉल बाउल्स दिख सकता है। अगर ये डायलेशन मोर देन 3 सेंटीमीटर है तो ये इंडिकेटिव है किसके लिए, ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। मल्टीपल फ्लूइड एयर लेवल दिखेगा इरेक्ट एक्सरे के अंदर, इरेक्ट पोस्चर्स के अंदर। पॉजिटिव देख सकती है इन कोलोन के अंदर। नॉर्मल 3 फ्लूइड एयर लेवल दिखता है, यानी जब भी हम एक्सरे कराते हैं तो 3 फ्लूइड एयर लेवल दिखता है, वो नॉर्मल है। फर्स्ट है फंडस ऑफ स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर कुछ गैस होता है, वहां इस तरह की इमेज दिखाई देती है। फंडस के अंदर जो कंटेंट होगा वो नीचे साइड्स के अंदर वो वाइट दिखाई देता है। उसके ऊपर स्टमक के अंदर जो गैस है, जो एरोफीजिया के नतीजे में जो डेवलप होगा या फर्मेंटेशन के नतीजे में जो गैस रिलीज होगा, फाइनली उस फ्लूइड कंटेंट के ऊपर होता है। तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है, स्टमक के अंदर फ्लूइड एयर लेवल मिल रहा है तो नॉर्मल फाइंडिंग है। ऐसे ही ड्यूरेनम के साइड पे फ्लूइड एयर लेवल दिखता है और ऐसे ही सीकम के साइड पे, तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है। इसके अलावा अगर फ्लूइड एयर लेवल कहीं दिख रहा है तो एबनॉर्मल फाइंडिंग है, वो इंडिकेट करता है किसको, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को।
तो ये यहाँ इमेज जो देख रहे हैं, मल्टीपल साइड पे फ्लूइड एयर लेवल दिख रहा है। यहाँ देखो, यहाँ ऊपर के एरिया में ये एक मार्जिन देखो, तो नीचे वाटर है, उसके ऊपर ये एयर है। ऐसे ही यहाँ देखो, ठीक है, ये एयर है और नीचे वाटर है। इस तरह की इमेज जो होती है ये फ्लूइड एयर लेवल को शो करता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखिए, तो ये लार्ज बवेल ऑब्स्ट्रक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। ये इमेज दिख रहा है आपको। तो इस तरह की फाइंडिंग बेसिकली किसको इंडिकेट करता है? लार्ज बवेल ऑब्स्ट्रक्शन को या इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन को, जहां फ्लूइड एयर लेवल दिखाई देगा। नॉर्मल फ्लूइड एयर लेवल स्टमक के अंदर है, इसके अलावा ड्यूडेनम के साइड पे है और रेक्टम के साइड पे है। बहुत लार्ज इमेज नहीं दिखाई देती, स्मॉल इमेज दिखाई देती है। अगर आप एक्सरे की इमेज देखेंगे, अगर इंटेस्टिनल इमेज देख रहे हैं, एब्डोमेन की इमेज देख रहे हैं, तो इस तरह की 3 फाइंडिंग होती है, नॉर्मल होती है। इसके अलावा अगर फ्लूइड एयर लेवल दिख रहा है तो वो एबनॉर्मल फाइंडिंग है, वो ऑब्स्ट्रक्शन को शो करता है। इसके अलावा हम सीटी स्कैन की मदद ले सकते हैं। तो सीटी स्कैन की सेंसिटिविटी ज़्यादा बेहतर है डायग्नोज करने के लिए। 93% इसकी सेंसिटिविटी है, 94% एक्यूरेसी है और 100% स्पेसिफिसिटी है। यानी यहाँ डायग्नोसिस 100% आप कर सकते हैं इसकी मदद से। यूएसजी एब्डोमेन करा सकते हैं। यूएसजी एब्डोमेन की कंडीशन में क्या फाइंडिंग मिलेगी? डायलेटेड और बवेल लूप दिखाई देगा, फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो दिखाई दे सकता है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कोई फ्लूइड प्रेजेंट है वो दिख सकता है। ये बेटर है एज कंपेयर टू एक्सरे, ठीक है, पर ये सीटी के कंपैरिजन में बेहतर नहीं है। एक्सरे के कंपैरिजन में अल्ट्रासाउंड बेहतर इन्वेस्टिगेशन है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, बट इज नॉट बेटर देन एज कंपेयर टू सीटी स्कैन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है? 95%, ठीक है। सेंसिटिविटी 95% है, स्पेसिफिसिटी 80% है, एक्यूरेसी 80% है। यहाँ डॉपलर यूएसजी भी आप कर सकते हैं। बेरियम मील कर सकते हैं, बेरियम एनीमा हम कर सकते हैं। तो बेरियम मील और बेरियम एनीमा खास तौर से हम हेल्पफुल हो सकता है जहां रिमोट एरियाज़ के अंदर, जहां सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन नहीं है, जहां आपके पास सीटी स्कैन की फैसिलिटी नहीं है, वहां बेरियम मील या बेरियम एनीमा कर सकते हैं। बेरियम एनीमा हेल्पफुल हो सकता है इंटरसब्स्क्रिप्शन की कंडीशन में डायग्नोज करने के लिए। और बेरियम मील यूजुअली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में। सब एक्यूट है या क्रोनिक है तो वहां आप बेरियम मील कर सकते हैं, पर एक्यूट की कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इसके अलावा हेमेटोक्राइट वैल्यू हम करा सकते हैं, ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन करा सकते हैं, आर्टिकल ब्लड एनालिसिस करा सकते हैं, एलएफटी करा सकते हैं, प्लेटलेट काउंट करा सकते हैं, ठीक है। ये क्यों कराते हैं? कि सीवियरिटी को असेस करने के लिए और पेशेंट के फॉलो अप मेजरमेंट के लिए। सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे, टोटल काउंट ये बढ़ा हुआ हो सकता है। हम यहाँ सीरम डिलैक्टेट भी हम कराएंगे, तो यहाँ सीपी के बीबी हम करा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस किसकी कंडीशन से करेंगे? तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे पैरालाइटिक ऑब्स्ट्रक्शन से, उसके बाद सूडो ऑब्स्ट्रक्शन से और एसाइटिस से हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे। ये कंडीशन है जिसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन डेवलप हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है? पेरिटोनाइटिस है, हाइपोवॉल्यूमिक या सेप्टिक शॉक डेवलप हो सकता है, रीनल फेल्योर डेवलप हो सकता है, एआरडीएस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन है। ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होगा? सबसे पहले हम नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन करेंगे, उसके बाद नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन करेंगे। उसके एस्पिरेशन करने का मकसद होता है जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको कम करना, मिनिमाइज करना और बवेल डिस्टेंशंस को, नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशंस के थ्रू बवेल डिस्टेंशंस को कम करना, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी इसमें भी है कि अगर गैस्ट्रिक डिस्टेंशन ज़्यादा बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में एस्पिरेशन के चांसेस हो सकते हैं। तो नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन इस वजह से करते हैं, एक तो टॉक्सिक इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, साथ साथ बवेल डिस्टेंशन को कम करने के लिए और पॉसिबल रिस्क जो है एस्पिरेशन का उसको मिनिमाइज करने के लिए। इसके अलावा हम करेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड लॉस ज़्यादा होता है तो उसको हम करेक्ट करेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी हम देंगे, ठीक है। इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम एडवाइस कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं अगर खास तौर से ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड है। आईसीयू क्रिटिकल केयर की जरूरत पड़ सकती है, खासतौर से एआरडीएस की कंडीशन है, डीआईसी की कंडीशन है या एसआईआरएस की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो यहाँ सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस के नतीजे में कई बार कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है और इन सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन को रिड्यूस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए आईसीयू फैसिलिटीज की जरूरत पड़ सकती है। सीबीपी हम करेंगे यानी सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग करेंगे और ये मॉनिटरिंग करेंगे फ्लूइड ओवरलोड और फ्लूइड जस्टिफिकेशन के लिए, फ्लूइड इन्फ्यूजन के लिए, साथ साथ में मॉनिटरिंग पर्पज से हम सीबीपी लाइन इंसर्ट करते हैं।
सर्जरी खास तौर से इंडिकेटेड है, इमीडिएट लेप्रोटोमी करेंगे, जहां मेडिसिनल ट्रीटमेंट अगर हेल्पफुल नहीं होता, एब्डोमिनल डिस्टेंशन बढ़ता जाता है, ऐसी कंडीशन में इमीडिएट ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। इमीडिएट ट्रीटमेंट हम यही करते हैं, जिस पार्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हुआ है उसको सर्जिकली साइज करेंगे, फिर उसके बाद एंड टू एंड एनास्टोमोसिस क्रिएट करते हैं, और कई बार हम इलियोस्टोमी भी करते हैं। तो इमीडिएट सर्जरी की कंडीशंस, ये खास तौर से ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, अगर कंप्लीट टाइप ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन है तो यहाँ हमारा सर्जिकल इंटरवेंशन होगा, और सर्जिकल इंटरवेंशन में हम यही करते हैं कि जो पार्ट ऑब्स्ट्रक्टेड है उस पार्ट को हम कट करके रिमूव करते हैं और दोबारा से एंड टू एंड एनास्टोमोसिस क्रिएट करते हैं। हेमिकोलोनेक्टोमी जो मैंने बताया था, तो अब इसमें हम जो एब्डोमिनल सर्जरीज करेंगे, हम दो तरह से इसके हमारा रिसेक्शन हो सकता है। मिडलाइन हम इंसिजन दे सकते हैं, मिडलाइन इंसिजन देने के बाद सारे विसराज को एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करने के बाद जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, बाहर से प्रेशर पड़ रहा है, एडेजन बना हुआ है, या जो भी कॉज हमने डिस्कस की है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉज, जो भी कॉज है, कॉज को रिमूव करने के बाद अगर इंटेस्टीन अगर अफेक्टेड है तो इंटेस्टीन को जो पार्ट अफेक्टेड है जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हुआ है उसको कट करेंगे और दोबारा से उसको रीसूचर कर देते हैं। ठीक है, क्लास यहीं तक, इस क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे।